Welcome students to Sri Swaminarayan Polytechnic video lecture series, and you are watching the video lecture of Basic Transportation Engineering Semester 4 Civil Engineering Department। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 रोड जियोमेट्रिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर रोड्स के अंदर वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस, एडवांटेज एंड रोड अलाइनमेंट्स, देन इट्स फैक्टर्स, देन इंडियन रोड कांग्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने समझे थे। आज हम लोग जियोमेट्रिक्स, रोड के जियोमेट्रिक्स के बारे में समझने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड लिसन केयरफुली ऑल द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the outline of our today lecture: importance of geometric designs, design control and criteria, pavement surface characteristics. So let's start with the importance of geometric design. So the geometric design of a highway deals with the dimension and layout of visible features of the highway, such as alignment, side distance and intersection. मतलब कि जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन होती है उसके अंदर हम लोग हाईवे के रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स है, अलाइनमेंट है, साइड डिस्टेंस, इंटरैक्शंस, रोड डायमेंशंस, देन विजिबल फीचर्स, सिग्नल, साइंस, ये सभी चीज़ों का अंदर हम समावेश करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे डिज़ाइन इज टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। सो तो इसका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है जियोमेट्रिक डिज़ाइन का हाईवे डिज़ाइन के अंदर वो क्या है, तो है हमारा जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी प्राप्त करना है ट्रैफिक ऑपरेशन में, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट प्राप्त कर पाए, ठीक है, कि जो भी डिज़ाइन है वो हमारी एकदम सेफेस्ट जोन में हम लोग डिज़ाइन करें, जिससे एक्सीडेंट्स, अदर डैमेजेस, रोड डैमेजेस, व्हीकल डैमेजेस सब बहुत ही कम हो जाए। वो भी ऐसे इस तरीके से कि हमारा जो रोड का खर्चा है जो बनाने का डिज़ाइन का वो बहुत ही कम आए। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। समझने के पहले ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। देन जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे डील्स विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन से हैं यहाँ पे? पहला तो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, दूसरा साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, तीसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, देन द फोर्थ वन इज वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स, एंड अंत में है हमारा इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। ये सभी जियोमेट्रिकल डिज़ाइन जो हाईवे हम लोग करने वाले हाईवे का उसके एलिमेंट्स हैं। इस सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रख के हमें जो हमारी जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करना रहेगा। नाउ दूसरा है हमारा डिज़ाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया। मतलब कि ये क्वेश्चन भी आपको जीटीयू में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ द रोड जियोमेट्री, राइट? फैक्टर अफेक्टिंग रोड जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, ऐसा भी क्वेश्चन आपको जीटीयू के अंदर ये लोग पूछ सकते हैं। साथ में अगर 4 मार्क्स की बात करें तो इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द जियोमेट्रिकल रोड जियोमेट्रिक्स, व्हाट डू मीन बाय रोड जियोमेट्रिक्स एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ये लोग आपको पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के अंदर, या फिर 2 मार्क्स के अंदर लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपके सामने है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, पहला है आपका डिज़ाइन स्पीड, ठीक है, दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है ट्रैफिक फैक्टर्स, एंड चौथा है डिज़ाइन हाउसली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आवरली वॉल्यूम वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है, एंड देन एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स। तो ये है आपके 5 डिज़ाइन क्राइटेरिया फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारे डिज़ाइन क्राइटेरिया के ऊपर निर्धारित रहने वाले, उसके ऊपर असर करने वाले हैं, जियोमेट्रिक डिज़ाइन करने वाले हैं उसके अंदर। पहला पॉइंट समझ लेते हैं, डिज़ाइन स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड क्या है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इन इंडिया डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड्स हैव बीन असाइंड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ रोड्स। इंडिया के अंदर हमें अलग अलग रीजन है बहुत सारे, ठीक है। उसका जो टोपोग्राफी है वो भी बहुत ऑड है, ऐसा नहीं है कि जोनिंग जैसा सिस्टम हो हर एक जगह पे, राइट।
यहाँ पे जो रोड की विड्थ है ये सब भी हर एक जगह पे चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी रोड की टाइप है, क्लास ऑफ रोड है, उसके हिसाब से डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड्स हमने डिनोट किए हुए हैं। जैसे कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, सिटी वे में, एक्सप्रेस वे में, नेशनल हाईवेज में, हर एक जगह पे हमारे जो डिज़ाइन स्पीड के क्राइटेरिया होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। देन डिज़ाइन स्पीड में भी मॉडिफाई डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन कंडीशन। टेरेन कंडीशन, टोपोग्राफी, जहाँ पे हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हमारी जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो डिपेंड करती है। जिस तरीके का हमारा डिज़ाइन टेरेन कंडीशन होगी उस हिसाब से हमें उसकी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी रोड की। देन सेकंड पॉइंट हमने देखा था यहाँ पे टोपोग्राफी का। सो द टोपोग्राफी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द जनरल स्लोप ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब कि जो हमारा पूरा इंडिया है उसका मैंने अभी आगे बात किया, टेरेन के अंदर भी आपको समझाया मैंने वो चीज़ कि टोपोग्राफी है हमारे इंडिया में वो हर एक जगह पे अलग अलग है। काफ़ी जगह पे ढड़ाव होंगे, काफ़ी जगह के उभार होंगे, ठीक है, कंटूर्स हो सकते हैं, वहाँ पे हिल्स हो सकती है, क्लेव्स हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जगह में हर एक जगह पे जो उसका अलाइनमेंट होता है डिज़ाइन क्राइटेरिया के, वो हमें चेंज होते देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि प्लेन टेरेन है तो वहाँ पे हमें लेस देन 10% हमारे रोड है, जो टोपोग्राफी वो प्लेन टेरेन में लेस देन 10% जितना हमारा प्लेन सरफेस है। रोलिंग टेरेन की बात करें तो 10 to 25% जितना हमारा जो ओवरऑल कंट्री है उसका रोलिंग टेरेन 10 to 25% है। माउंटेनियस टेरेन की बात करें तो 25 to 60% जितना हमारे इंडिया में माउंटेनियस टेरेन है, एंड स्टीप टेरेन है ग्रेटर देन 60%। तो ये थी हमारी टोपोग्राफी। देन थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रैफिक फैक्टर्स। ट्रैफिक फैक्टर ऑब्वियसली इट इज अ मेन एंड मोस्ट affecting factors. Why? So you can see here a vehicular characteristics and human characteristics of road users are different, right? दूसरा है different vehicle classes have different speed and acceleration characteristics, different dimensions and weight। मतलब आपको पता ही हर एक लोग के पास अलग अलग व्हीकल होते हैं, कोई स्प्लेंडर लेता है, कोई स्पोर्ट बाइक्स लेता है, कोई बुलेट चलाता है। तो हर एक के जो भी एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके पिकअप जो होता है इन शॉर्ट बाइक का, वो सब का डिफरेंट रहता है। देन कुछ लोग व्हीकल में कार 4 व्हील यूज़ करते हैं, कोई ट्रक यूज़ करता है, कोई ट्रैक्टर, कोई बुलडोजर, राइट, और कोई लोग साइकिल भी यूज़ करते हैं। तो हर एक के डायमेंशंस, वेट, ये सब अलग रहते हैं, उस हिसाब से उनका एक्सेलरेशन और स्पीड वगैरह भी डिफरेंट रहती है। तो एक हमें ट्रैफिक के अंदर ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। अगर आप मान के चलो एक्सप्रेस है, वहाँ पे अभी आपको पता होगा जो अहमदाबाद और बड़ौदा वाला जो एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे 1, वहाँ पे सिर्फ 4 व्हील और उसके ऊपर वाले व्हीकल को ही परमिशन है, छोटे व्हीकल्स को नहीं है, क्योंकि उसकी जो डिज़ाइन स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे में क्या है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है वहाँ पे स्लो व्हीकल्स के कारण। तो वहाँ पे उन्होंने हटा दिया है, रिक्शा ये सब नहीं चला, ट्रैक्टर ये सब नहीं जा सकते वहाँ पे, सिर्फ 4 व्हीलर और बस या फिर बड़ी ट्रक्स ये सभी आपको मूव करते हुए देखेगी। क्लियर? अनदर फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर, इंक्लूड द फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन। ऑब्वियसली जो कुछ लोग होते हैं इंसान, उसके फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ट्रैफिक फैक्टर। कुछ लोग होते हैं उनको बार बार ब्रेक मार के चलाने की आदत होती है, कुछ लोग रास्ते में खड़े हो जाएंगे, और आप तो इंडिया में रहते हैं, हम सब पता ही है लोग कैसे ड्राइविंग करते हैं। क्लियर? तो उनकी मेंटली और क्या कहते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल उनका बिहेवियर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ लोग को ऐसा मज़ा आता है, रोड सीधा है फिर भी उनको आड़ा टेढ़ा घूम के जाना है सांप की तरह, है ना, उनको उसमें मज़ा आता होता है। तो ये है उनकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे लोगों के कारण एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रैफिक भी प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। तो ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हम ना करें। हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम तो नहीं करेंगे ये सब। देन तीसरा है हमारे सामने चौथा, डिज़ाइन हावरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आवरली जो वॉल्यूम है उसकी और जो कैपेसिटी है रोड की, वो भी एक कंपैरेटिव फैक्टर है, ध्यान में आ रहा है हमारे। कैसे? तो ट्रैफिक फ्लो फ्लक्चुएट विद द टाइम। जो ट्रैफिक है यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइम ऑफ डे एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक का हमारा एक ग्राफ है।
वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पर ये ध्यान में रखना है। लो वैल्यू ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स टू द हाईएस्ट वॉल्यूम वैल्यू ड्यूरिंग द पीक आवर्स, इट इज अनइकोनॉमिकल टू डिजाइन द रोडवे फॉर पीक ट्रैफिक वॉल्यूम। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये है आपका ग्राफ, टाइम ऑफ डे वर्सेस व्हीकल वॉल्यूम पर लेन। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो इनिशियल कंडीशन है, जो रेड लाइन है वो पीक स्प्रेडिंग है, एंड ब्लू लाइन है वो टू डायरेक्शन ट्रैफिक से, दोनों तरफ से आते हैं। तो अभी ब्लू लाइन आप देख सकते हो, उसका पीक्स काफ़ी है, देन इनिशियल कंडीशन है वो भी मेंटेन दिख रही है आपको, और पीक कंडीशन है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, दो डायरेक्शन में ऑब्वियसली ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग रिवर्स और जो सब बर्ब कम्यूट हो जाएगा, क्लियर, वो यहाँ पे दर्शाया हुआ है उसके कारण। तो जनरली इन दोनों की बात करें हम, तो ये जो पीक पीरियड है वो रेड और ब्लू में बहुत ज़्यादा है, पर उस हिसाब और ग्रीन में है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन जनरली यही रहता है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन को ध्यान में रख के उसके डिज़ाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक वॉल्यूम तो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा देखो यहाँ पे अभी पीक पर है, फिर डाउन हो गया, यहाँ पे वापस पीक पे आ गया, क्लियर। और जब हम पीक के ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है। इसके लिए हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ही डिज़ाइन करने का सोचते हैं। लास्ट है हमारे सामने जो फैक्टर वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें एस्थेटिक्स हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब फैक्टर हम लोग ध्यान में लेंगे। नाउ दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके पहले मैं ये बता दूं कि आगे जो आपने लिखा वो पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन में आप लोग लिखना है उतना, ठीक है, जो हमने अभी लेक्चर में देखा है वो क्वेश्चन आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सा था वो। व्हाट इज द रोड जियोमेट्रिक्स एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इट, और व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रोड जियोमेट्रिक्स, ये क्वेश्चन वो लोग जीटीयू में पूछ सकते हैं। नाउ दूसरा टॉपिक है यहाँ पे पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पेमेंट सरफेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेमेंट विच इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द, जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं हमारे सामने उसके ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं, जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो गया, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक हो गया, सबग्रेड जो मटेरियल है सॉइल का वो हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ हो गई, कॉस्ट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए ये पेमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हर एक जो चीज़ है वो हर एक फैक्टर के ऊपर वो जो सरफेस का अलाइनमेंट है वो डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जो मेन इम्पोर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग रोड पे रखने वाले हैं उस किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। पहला है फ्रिक्शन, ठीक है, रोड का जो फ्रिक्शन पॉइंट होता है वो अच्छा होना चाहिए, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर स्लिपरी सरफेस होगी तो पता है आपको ब्रेक लगाने के बाद भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पेमेंट अनइवननेस, जो पेमेंट है वो इवन होना चाहिए, अनइवन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन आ सकते हैं और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और वो एज ईज ऑफ ड्राइवर के लिए ईज नहीं रहती चलाने में, ठीक है, कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग विल बी रिड्यूस ड्यू टू द अनइवननेस ऑफ पेमेंट। देन लाइट रिफ्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट में है ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो कुछ पॉइंट इसमें से 2 देख लेते हैं। एक्चुअली ये आपके नॉलेज के लिए है, आपकी बुक में शायद ना भी दिया हो अतुल की, तो कोई बात नहीं, ये आपका नॉलेज इंप्रूव कर देगा। तो फ्रिक्शन जो है चीज़, फ्रिक्शन कैसे डिनोट करता है, तो उसमें स्किडिंग एंड दूसरी है स्लिपिंग। ओके, 2 चीज़ हो सकती है फ्रिक्शन के अंदर। तो स्किडिंग क्या है, व्हेन द पार्ट ट्रैवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू दैट रोटेशन। मतलब अगेन मैं दोहराता हूँ आपको यहाँ पे, व्हेन द पाथ ट्रैवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू दैट रोटेशन। मतलब स्कीडिंग कौन सी चीज़ है मैं आपको समझा दूँ बेसिकली, तो आप लोग जो इसको व्हीली कहते हो, ठीक है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बाइक के ऊपर व्हीली मारते होंगे, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो टायर होता है वो स्कीड होता है, घिसता है रोड के साथ, ठीक है, जितना उसका रोटेशन है उससे ज़्यादा वो रोड के ऊपर स्लिप करेगा या फिर स्कीड करेगा, ऐसा कहेंगे हम उसको, ठीक है। जैसे 4 व्हील होती है उसमें टर्निंग के ऊपर वो लोग कैसे ब्रेक लगा देते हैं या फिर ज़्यादा टायर घूम जाता है तो उसके कारण पूरी अपनी जो कार है वो टेढ़ी होके वहाँ पे रोड पे से स्लिप करती है, राइट, तो वो हमारा स्कीडिंग है।
जैसे मैं स्लीप बोल रहा हूँ बीच में वर्ड, पर उसमें कंफ्यूज मत होता स्कीडिंग और स्लीपिंग में। स्लीप में क्या है कि व्हेन व्हील्स रिवॉल्व्स मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, व्हेन व्हील रिवॉल्व्स मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड। स्लीप क्या है कि हम लोग का जो व्हील है वो ज़्यादा घूमेगा, क्लियर। हमारा जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ है, उसके कारण क्या होता है जो हमारा टायर है वो ज़्यादा घूम जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर पकड़ नहीं रहेगी, फ्रिक्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो ज़्यादा घूमता रहेगा, जिसके कारण हमारी बाइक स्लिप हो जाती है, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लिप कब नहीं होती कि जो रोड है और टायर है वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रॉपर रहेगा, तब नहीं होगा स्लिपिंग। अगर दोनों अच्छा है, टायर की क्वालिटी अच्छी है, रोड भी अच्छा है, फिर भी हम स्कीडिंग तो कर सकते हैं, क्लियर। स्लिप शायद ना हो जाए पर स्कीड तो कर सकते हैं। जैसे 4 व्हील में टर्निंग पे वो लोग गाड़ी को पूरी टेढ़ी करके चलाते हैं, बहुत धुआं कर देते हैं, ठीक है, आप लोग व्हीली मारते हो बाइक के अंदर, सो वो क्या है, वो स्कीडिंग है आपका। स्लिप मतलब कि आप बाइक चला रहे हो और आपका टायर ज़्यादा घूम रहा है, आपने रोड कम कवर किया है सर्कमफरेंस के मुकाबले, बट टायर घूम रहा है ज़्यादा, रोटेशन उसके ज़्यादा हो रहे हैं, क्लियर, तो वो है हमारा स्लिपिंग। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ स्कीड रेजिस्टेंस, ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फ्रिक्शन और स्कीड रेजिस्टेंस। स्कीड होने के अटकाने के जो फैक्टर है वो, तो कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये फ्रिक्शन। टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, मैंने पहले ही बताया आपको, जो पेमेंट की सरफेस के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। दूसरा है रफनेस ऑफ द पेमेंट, ऑब्वियसली जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हमें को मिलेगा। देन कंडीशन ऑफ द पेमेंट, वेट और ड्राई, टाइप एंड कंडीशन ऑफ टायर, टायर की भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये। स्पीड ऑफ द व्हीकल, मतलब कि आपकी जो बाइक है या फिर 4 व्हीलर, उसकी स्पीड कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो। देन ब्रेक एफिशिएंसी, ऑब्वियसली ब्रेक की कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। देन लोड एंड टायर प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ टायर एंड पेमेंट। टेम्परेचर इज द मेन की पॉइंट इन एवरी मटेरियल्स मोस्ट प्रोबेबली, राइट, सो वो तो आपको लिख ही देना है टेम्परेचर। एंड लोड एंड टायर प्रेशर, मतलब आपको पता होगा कि आप जो हवा पुराने जाते हो वहाँ पे आपको 35 PSI जितना प्रेशर से हवा अंदर पुर के देते हैं, बाद में वहाँ पे हॉर्न बजने लगता है। तो ऐसे ही हर एक जो टायर होता है उसकी एक लिमिट होती है, उतनी हवा हमें टायर में भर के रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा फ्रिक्शन अच्छी तरीके से मिल पाए गाड़ी का, और हम लोग ज़्यादा बेटर वे से स्मूथली गाड़ी को ट्रैवल कर पाएंगे। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, हमारा एवरेज भी इम्प्रूव कर देता है। सो लोड एंड टायर प्रेशर आर द की पॉइंट। अनदर, नाउ take a look for the smooth and worn out tires offer higher friction factor on drive payments, but a new tire with good threads gives higher friction factor on weight payments। मतलब कि जो रफ टायर होते हैं, मतलब यूज्ड टायर होते हैं, वो हमें जो ड्राइव पेमेंट होता है उसके ऊपर ज़्यादा बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो हमारे नए टायर होते हैं जिसका गुड शेप में होते हैं वो हमें वेट पेमेंट के ऊपर ज़्यादा बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हमें देखने के लिए मिला है। नाउ IRC रिकमेंडेड द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम 0.35 to 0.4 एंड द लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.15। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एज पर IRC, जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है उसके लिए वो हमारा 0.35 से 0.4 में वेरी करता है, क्लियर। किस पे, 0.35 to 0.4 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर longitudinal surface, and for the lateral surface the coefficient of resistance is 0.15। ये दो चीज़ याद रखना, GPSC या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। द लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लाइज बिटवीन, उसमें अलग अलग वैल्यू दी होगी, 0 to 1, 1 to 3, 1.5 to 5, 0.35 to 0.4। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है उसमें, 0.35 to 0.4। और ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस। देन आपके नीचे अलग अलग पॉइंट दिए होंगे, 0.55, 0.35, 0.15, 0.10, तो उसमें आएगा आपका 0.15। खास ध्यान में रखना है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल डायमेंशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल में 0.35 से 0.4, लेटरल में 0.15। इस तरीके से आपकी फिगर होती है। वेट सरफेस के ऊपर जो टायर होता है वो क्या करता है, टायर जैसे मूव करेगा वैसे वो सरफेस को
जो वाटर है वो लिफ्ट कर देगा और रोड को क्लीन कर देता है जब व्हीकल उसके ऊपर होता है। क्लियर? तो इस तरीके से वो अपने को ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो नए होते हैं। देखिए यहाँ पे थ्रेड्स में वो पानी नहीं पहुँच पाता है, वो बाहर यहाँ से निकल जाता है। जबकि ये स्मूथ हो जाता है तो क्या करेगा, अगर पानी को जगह नहीं मिलेगी आजू बाजू जाने के लिए तो व्हीकल को स्कीड करवा सकता है, स्लिप करवा सकता है। नाउ पेमेंट अनइवननेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हायर ऑपरेटिंग स्पीड आर पॉसिबल ऑन इवन सरफेस देन अनइवन सरफेस। ऑब्वियसली थिंग है ये, अगर हमारा रोड एकदम स्मूथ और स्ट्रेट होगा तो हम उसके ऊपर ड्राइविंग बेटर वे में कर पाएंगे, और अगर सरफेस हमारा अनइवन होगा जिसके ऊपर बहुत खड्डे या फिर ये होगा तो ऑब्वियसली हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। इट अफेक्ट्स द व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, कंफर्ट एंड सेफ्टी, फ्यूल कंजम्पशंस, वियर एंड टियर ऑफ टायर एंड अदर मूविंग पार्ट्स, जंपर, जो लाइनर्स, एक्सेल्स, ये हर एक चीज़ों को वो नुकसान कर सकता है। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्विपमेंट कॉल्ड बम्प इंटीग्रेटर। A bump integrator is the cumulative measure of vertical undulation of the pavement surface accorded per unit horizontal length। ठीक है, बम्प इंटीग्रेटर हमारा चेक करता है अनइवननेस सरफेस। 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर फॉर अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड मोर देन 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर कंसिडर वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री इवन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे वो 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर की जो अनसेटिस्फैक्ट्री है वो कैलकुलेट कर पाएगा। नाउ अनइवननेस ऑफ पेमेंट सरफेस में बी कॉज्ड बाय, क्यों हमारी जो सरफेस है वो अनइवन हो जाएगी, तो पहले तो है इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन ऑफ द फिल, सबग्रिड एंड पेमेंट लेयर। आप लोग देखते होंगे रोड बनते तो उसके ऊपर रोलर्स, पहले मिट्टियों का लेयर बनाते, उसके ऊपर रोलर घुमाते पानी वानी छांट के, और उसके ऊपर फिर वो लोग क्या करेंगे, आपका बिट्यूमिन या फिर ऐसा डामर वगैरह लाते, गर्म करते, उसके ऊपर स्प्रेड करके आगे फिर से उसके ऊपर रोलर घुमाते हैं। वो जो रोलर घुमा रहे हैं वो क्या कर रहा है, रोलर से हमारा कंपैक्शन होता है सॉइल का या फिर किसी भी चीज़ का, रॉक हो गया, बिट्यूमिन है, कोई भी मटेरियल है, हम उससे रोलर से उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारा वो कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है तो सरफेस हमारी अनइवन रह सकती है। देन अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ बोल्डर स्टोन्स एंड ब्रिक एज सॉइलिंग कोर्स ओवर लूज सबग्रेड। लूज सबग्रेड मटेरियल है उसके ऊपर अगर आप बोल्डर स्टोन, ब्रिक्स वगैरह यूज करोगे तो वो अनसाइंटिफिक चीज़ हो गई। ठीक है, एज अ जियोटेक्निकल इंजीनियर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो बोल्डर्स और वो सब है, ब्रिक्स है, वो क्या करेंगे, लूज सॉइल के अंदर घुस जाएंगे, तो ऊपर का जो लेयर होगा फ्लेक्सिबल अगर होगा तो अनइवन हो जाएगा, और रिजिड होगा तो वो टोटली टूट जाएगा। नाउ यूज ऑफ इंफीरियर पेमेंट मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं करते तो भी हो सकता है। इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, जो सरफेस के ऊपर का और सब सरफेस का जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो भी अनइवननेस आ सकती है सेटलमेंट या फिर कंसोलिडेशन के कारण। एंड इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी का प्रॉपर यूज ना किया हो, अनइवन यूज किया हो, तो भी अनइवन पेमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड पुअर मेंटेनेंस, एवरी रोड रिक्वायर्ड द मेंटेनेंस, एवरीथिंग कैन बी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। अगर हम प्रॉपरली उसका मेंटेन नहीं करते तो भी हमें रोड का जो अलाइनमेंट है वो अनइवन देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, उससे अपोजिट चीज़ें हमें फॉलोअप में लेनी पड़ेगी। ये जो आगे मैंने आपको इक्विपमेंट का नाम बताया बम्प इंटीग्रेटर, वो उसकी फिगर है यहाँ पे, इस तरीके से हम जिप के पीछे लगा देते हैं तो वो क्या करता है, अनइवननेस मेजर कर लेता है रोड के। क्लियर? नाउ हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, तो नाइट विजिबिलिटी वेरी मच डिपेंड अपॉन द लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेमेंट सरफेस। जो रात की विजिबिलिटी होती है वो जो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे रोड की या फिर पेमेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द ग्लेयर कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ हेडलाइट इन हाई ऑन वेट पेमेंट सरफेस देन ऑन डाई पेमेंट, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ब्लैक टॉप पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट। जो ग्लेयर इफेक्ट होती है रात को, आपको पता होगा जो लोग व्हीकल चला रहे हैं, तो हेडलाइट के कारण हमें रोड के ऊपर ग्लेयर इफेक्ट देखने के लिए मिलती है। जनरली जो वेट पेमेंट होते हैं, गीले पेमेंट होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, जबकि जो ड्राई पेमेंट होते हैं उसमें कम होती है। जनरली कहाँ पे होती है, जो हमारा ब्लैक टॉप पेमेंट होता है उसके अंदर हमें ग्लेयर का प्रॉब्लम बहुत रहता है,
या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट भी हम लोग कहते हैं उसको। एस्फाल्ट और बिट्यूमिन या फिर तो टार या फिर कोल का मटेरियल का हमारा रोड बना हुआ होता है, उसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। उसके ऊपर हमें ये ग्लेयर वाला जो रिफ्लेक्शन है हेडलाइट का वो देखने के लिए मिल जाता है। वेट कंडीशन में होगा तो ज़्यादा और ड्राई कंडीशन में होगा तो कम। देन लाइट कलर्ड और वाइट पेमेंट और रिजिड पेमेंट सरफेस विल प्रोवाइड a good visibility at night, particularly during the rain, and produce a glare or eye strain during bright sunlight। मतलब कि जो हमारा वाइट कलर या फिर लाइट कलर का पेमेंट होगा या फिर तो हमारा जो रिजिड पेमेंट है जो आरसीसी सीमेंट कंक्रीट का बनता है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा बेटर जो विजिबिलिटी है रात को वो प्रोवाइड करते हैं। जनरली रेनी सीजन में बहुत ही अच्छे हमें रीडिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इट विल बी प्रोड्यूस द ग्लेयर ऑन आई स्ट्रेन ड्यूरिंग द ब्राइट सनलाइट। जब दिन का टाइम होता है तभी वो ब्राइट सनलाइट के टाइम पे रोड पे क्या करता है, ग्लेयर इफेक्ट बन कर देता है। या फिर तो रफ सरफेस है, वाइट सरफेस है तो ज़्यादा हमें उसके ऊपर से जो रेज होती है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती। वो ग्लेयर इफेक्ट के कारण भी हमें वो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय स्वामीनारायण।